हेलो प्राणियों, क्या हाल है? सब बढ़िया चल रहा है ज़िंदगी में? भैया आ गए हैं वापस। थोड़ा देर हुआ यार, लेकिन क्या करें, थोड़ा काम कर रहे थे। आप ही लोगों के लिए काम कर रहे थे। पिछली बार पॉडकास्ट ही था तो मुझे लगा कि बायोलॉजी है यार, बच्चों को समझाना चाहिए रिटर्न टाइप में, तो उसी की कोशिश कर रहा था। तो देखता हूँ कितना कामयाब हुआ है। तो ठीक है, फालतू बात नहीं करते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने पिछली बार आपको बेसिक इंट्रो दे दिया था चैप्टर का, ठीक है। अब उसका कंटिन्यू करते हैं। तो जो पहला लाइफ प्रोसेस है, न्यूट्रिशन, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, आप लोग को अच्छे से एनसीईआरटी रीड करनी है इस चैप्टर की, ठीक है। जितना मैं पढ़ाऊँ, हर 1 या 2 दिन में वीडियोज़ आएंगे आपके लिए, ठीक है। हाँ, तो न्यूट्रिशन को अगर हम बताएं आपको सिंपल भाषा में, तो यह है कि जब हम चल रहे होते हैं, ठीक है, या साइकिल चलाते हैं, या कोई भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई भी काम, ठीक है, तो उसमें एनर्जी यूज़ हम कर रहे हैं। उसमें हम एनर्जी यूज़ कर रहे होते हैं ना। अब बिना एनर्जी के तो कोई काम होगा नहीं। यहाँ तक कि अगर हम कोई विशेष काम ना भी कर रहे हों, आराम ही कर रहे हों, तब भी हमारी बॉडी की व्यवस्था यानी कि स्टेट ऑफ ऑर्डर को मेंटेन या बैलेंस करने के लिए भी एनर्जी की नीड होती है। इसका मैं समझ रहे हो कि एनर्जी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें बाहर से भी मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। अब बाहर से भी हमें मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, किस काम के लिए? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। प्रोटीन सिंथेसिस का क्या वैल्यू है, ये आपको 11th-12th में मालूम पड़ेगा कि कितनी ज़रूरत है हमें प्रोटीन सिंथेसिस करने की, ठीक है। और जो भी अदर सब्सटेंस की हमारी बॉडी को नीड होती है, वो भी हमें लेनी होती है, ठीक है। वह सोर्स ऑफ एनर्जी और मटेरियल्स का सोर्स क्या है? फूड ही तो है। बताया ना कि फूड ही है, जो हम खाते हैं उससे हमें सब कुछ मिलना होता है, ठीक है। अब हाउ डू लिविंग गेट देयर फूड? एमसीईआरटी जो सेकंड पैरा लिखती है अपना, मतलब ये है कि लिविंग तो ठीक है, उनको फूड चाहिए, हम लोग समझ गए कि हाँ ठीक है, फूड तो चाहिए ना भाई। अब वो फूड वो कैसे लेंगे, कैसे पाते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन अब चलेगा, ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी और बाहरी मटेरियल्स की नीड सब में कॉमन होती है, ठीक है। मतलब कि सबको एनर्जी और बाहरी मटेरियल्स चाहिए, ये तो कॉमन हो गया। बट इसे पूरा करने, मतलब इस एनर्जी को पूरा करने के लिए अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, मतलब कि वाटर के फॉर्म में इनऑर्गेनिक सोर्स से प्राप्त सिंपल फूड मटेरियल्स, ठीक है, यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब वो बाहर से CO2 H2O लेते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं और उससे अपनी एनर्जी की नीड को कंप्लीट करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। अब क्या होता है सुनो। ऑटोट्रॉप्स में आते हैं ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स आते हैं और कुछ बैक्टीरियाज आते हैं, वो ब्लू ग्रीन एल्गी है। वो बैक्टीरिया क्यों है, वो थोड़ी सी 11th में आप लोग को पता चलेगा, तो उसके लिए इंतज़ार कीजिएगा, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का यूज करते हैं फूड के लिए, लेकिन इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर फॉर्म में तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म बॉडी ना उतने अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, लेकिन उसे तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ के तो बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, जिससे एसिमिलेशन यानी कि एनर्जी का जो नीड होती है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना ज़रूरी होता है आगे के कामों के लिए, कि डेवलपमेंट तभी हो पाएगा यार। देखो, जब सिंपल फॉर्म में तोड़ेंगे तो बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, एनर्जी उससे
मिलेगी तो आगे काम बढ़ेगा। अब बिना किसी के सहायता के तो कोई काम होता नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करने के लिए बायो कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, जिसे हम एंजाइम्स कहते हैं। एंजाइम्स बहुत सारे हमारे बॉडी में रिलीज होते रहते हैं, उन्हीं की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम ये आप कह सकते हैं कि हेटेरोट्रॉप्स का जीवन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट होता है। ये कैसे होता है ये हम आगे समझ जाएंगे, ठीक है। हेटेरोट्रॉप्स में एनिमल्स और फंजाई आते हैं और हम भी आते हैं, हम भी डिपेंडेंट हैं। अब ये कहोगे कि मम्मी देती तो है खाना बना के, हमारे घर पे खाना बनता है, हम खुद बनाते हैं। अच्छा ठीक है, मान लो रोटी खा रहे हो, आटा कहाँ से आया? गेहूं से आया। और गेहूं कहाँ से आया? प्लांट से तो आया, ठीक है। तो हम उसी पे डिपेंड। चावल भी प्लांट ही है मेरे भाई, दाल भी प्लांट ही है। मतलब कि हम डिपेंडेंट हैं, 100% डिपेंडेंट हैं, ठीक है। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का हमारा पूरा लेक्चर आज बेस्ड रहेगा, फोटोसिंथेसिस के बारे में हम जानेंगे। और अगले लेक्चर में हम हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब देखो, ऑटोमिस क्या होता है? ऑटोमिस क्या होता है? मतलब कि खुद से, ठीक है। और ट्रॉप मतलब होता है फीडिंग, खुद से फीडिंग करना, उसी को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। कार्बन और एनर्जी की ज़रूरत ऑटोट्रॉप्स फोटोसिंथेसिस के द्वारा कंप्लीट करते हैं, मतलब कि रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। ऑटोट्रॉप्स का जो वे ऑफ फुलफिलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है वो है फोटोसिंथेसिस। बहुत पहले सुनते आ रहे होगे आप लोग कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, वही जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, वही जो पढ़ते हैं, ज़्यादा लोड नहीं लेने हैं, ठीक है। वही चीज़ है, थोड़ा सा इसमें डिटेल कर दिया गया और कुछ नहीं। फालतू टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या पढ़ा था, आप क्या पढ़ रहे, कुछ नहीं भाई, वही सेम चीज़ है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस होता है जिससे ऑटोट्रॉप्स बाहर, ठीक है, बाहर से चीज़ें लेके उसे स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बाहर से चीज़ें लेके का क्या मतलब है? बाहर से चीज़ें लेने का मतलब होता है कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेके, ठीक है, अपने सोर्स ऑफ एनर्जी को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। वह स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब कि वो अल्टीमेट जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कार्बोहाइड्रेट, जिसे वो एनर्जी की फॉर्म में यूज़ करते हैं। बाहर से ली हुई चीज़ें ऑटोट्रॉप्स के लिए होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की फॉर्म में। ऑटोट्रॉप्स बाहर से ये चीज़ें लेते हैं, ठीक है, और इसे सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं और इससे एनर्जी को लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, वो प्लांट को एनर्जी देने में यूटिलाइज होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। और जो कार्बोहाइड्रेट बच गया, जो तुरंत यूटिलाइज नहीं हुआ, वह स्टार्च के रूप में प्लांट में स्टोर हो जाते हैं, जो कि इंटरनल एनर्जी की तरह काम करते हैं। और जब प्लांट्स को इनकी नीड होती है तो वक्त आने पर ये इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यह कहीं ना कहीं हमारे से मेल खाता है, मतलब हमारे सिचुएशन से मेल खाता है। जैसे हमने फूड लिया, मान लो कहीं बर्थडे पार्टी हो गई, शादी हो गई, हमने ज़्यादा खाना खा लिया, ज़्यादा प्रोटीन ले लिया, ज़्यादा कार्ब ले लिया, ज़्यादा ये ले लिया, ज़्यादा वो ले लिया, तो हमारी बॉडी में वो चीज़ें एज अ ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, जिससे वक्त आने पर हमारी बॉडी यूज़ करती है। चलो, अब सामने एक रिएक्शन दिख रही होगी जो कि है 6CO2 + 12H2O
एरो बना हुआ है, उसके ऊपर है क्लोरोफिल और सनलाइट नीचे। गिव्स C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है, कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, +6O2 +6H2O। ठीक है, ये साफ साफ शो कर रहा है कि CO2 और H2O से सारा खेल हो रहा है। बेसिकली 4 चीज़ों से सब कुछ हो रहा है। बाहर से उसने उठाया CO2, H2O और क्लोरोफिल और सनलाइट्स की प्रेजेंस में उसने कार्ब बना दिए, कार्बोहाइड्रेट बना दिए और उससे अपनी एनर्जी को फुलफिल करा। ठीक है, आओ अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या क्या होता है, मतलब क्या क्या इवेंट्स होते हैं। तो इवेंट नंबर 1, क्लोरोफिल द्वारा लाइट एनर्जी का अब्सॉर्प्शन। बस सुनते रहो, अभी डिटेल बाद में, ठीक है, बस अभी इवेंट्स को सुनो। इवेंट 1 क्या है? क्लोरोफिल द्वारा लाइट एनर्जी का अब्जॉर्प्शन, मतलब क्लोरोफिल से लाइट एनर्जी का अब्जॉर्प्शन। अब क्लोरोफिल क्या है, इसका क्या गेम है? क्लोरोफिल क्या है कि पत्तियों के ऊपर सरफेस पे हरे हरे पैचेस होते हैं, हरे हरे पैचेस होते हैं, ठीक है, इसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और उसी में क्लोरोफिल होता है। ठीक है, जो ग्रीन पार्ट होता है बेसिकली वही होता है, वहीं पे होता है क्लोरोफिल और वहीं पे बेसिकली सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। सबसे ज़्यादा क्या, 100% ही वहीं पे होता है। आगे प्रैक्टिकल्स भी हैं जिससे हमें ये प्रूफ होगा कि क्लोरोफिल कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इवेंट नंबर 2, फिर जो लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब किया उसे कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में और वाटर को स्प्लिट कर देंगे। मतलब इवेंट नंबर 2 में 2 चीज़ें हुई। क्या हुआ? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इवेंट नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में रिडक्शन, तभी एनर्जी मिलेगा हमें। ठीक है, ऊपर दिए गए तीनों इवेंट्स जो है ना, या फिर स्टेप्स बोल सकते हैं, वो एक के बाद तुरंत हो, जैसे ऑर्डर में दिया हुआ ना, इवेंट नंबर 1 2 3, ये कोई ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डिजर्ट प्लांट, मतलब कि रेतीले पौधे जो होते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल जो रेतीले पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो टेकअप होता है वो रात के समय करते हैं। ठीक है, रात के समय जो कार्बन डाइऑक्साइड वो टेकअप करते हैं और उसके बाद एक इंटरमीडिएट तैयार करते हैं जो कि दिन के समय में जो लाइट एनर्जी उन्होंने अब्जॉर्ब की होती है फिर अपने इवेंट्स को उसी हिसाब से आगे बढ़ाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो इवेंट्स ऑर्डर में दिए गए हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि एक साथ ही चलें या फिर एक के बाद एक चलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखें कि हर एक कंपोनेंट कैसे फोटोसिंथेसिस में ज़रूरी होता है। नीचे एक फिगर है, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ दिखाया गया है। ठीक है, तो अगर तुम लोग ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, तो क्रॉस सेक्शन लीफ का जो ऊपर दिखाया हुआ है, जो माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम देखते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम उसे देखें तो जो ऊपर दिखाया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ सेल्स दिख रहे हैं जिसमें ग्रीन डॉट्स हैं। ग्रीन डॉट्स या मतलब धब्बे नुमा पैचेस दिखाई दे रहे हैं, यही कहलाते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो कि सेल ऑर्गेनली होते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियसली बताया है, अभी इसी लेक्चर में बताया है कि वो जो ग्रीन पैचेस होते हैं ना वही क्लोरोप्लास्ट होते हैं और उसी में होते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, अब क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ को अगर ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ पे देखोगे गार्ड सेल्स भी, सबसे ऊपर एपिडर्मिस है, सबसे ऊपर है एपिडर्मिस, उसके जस्ट नीचे है मेसोफिल सेल्स। ठीक है, ये हमारी लीफ की क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, इसे आप अच्छे से ऑब्जर्व करो और कमेंट में बताना मुझे कि क्या मतलब तुम इसके से अपने आप से क्या निकाल सकते हो, मतलब कि ये जो क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ है इससे मुझे तुम क्या क्या बता सकते हो कि इसमें ये क्या है, ऊपर क्या है। एक बार क्या करना कि क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ को लेना जो फिगर में है, जो मैं शो कर रहा हूँ, उसकी लेबलिंग को बस एक बार तुम बनाना, ये आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, आओ हम एक एक्टिविटी करते हैं जो कि एनसीईआरटी में गिवन है।
इस एक्टिविटी से हमें पता चलेगा कि क्लोरोफिल कितना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पत्तियों वाला एक गमले में लगा पौधा लेंगे। मतलब कि जिस पत्ती में डिफरेंट डिफरेंट मतलब डिफरेंट डिफरेंट पत्तियाँ होती हैं, जिस पौधे में लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मनी प्लांट या क्रोटॉन ले सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। अब उस पौधे को एक अंधेरे कमरे में 3 दिन तक रख देंगे, ताकि उसका सारा स्टार्च खत्म हो जाए, जो भी उसका सारा स्टोर फूड है वो भी खत्म हो जाए, जो उसकी इंटरनल एनर्जी इससे मिलने होगी वो भी खत्म हो जाए, एकदम खत्म हो जाए। उसके बाद अब उसी पौधे को 6 घंटे तक धूप में रखोगे, ताकि जो भी रिएक्शंस होनी हो, केमिकल रिएक्शंस होनी हो, फोटोसिंथेसिस होनी हो, स्टार्च बनना हो, सब हो जाए। अब उस पत्ते में से एक पत्ता तोड़ो और इसमें जो ग्रीन एरिया है ना, उसे मार्क करके आप ट्रेस करो, पेपर शीट से उसे आप ट्रेस करो। पत्ती को कुछ मिनट के लिए उबलते पानी में डुबो करो। समझ रहे हो, पत्ती को कुछ मिनट के लिए उबलते पानी में डुबो कर रखो। इसके बाद इसको अल्कोहल वाले बीकर में डुबो के, अब अल्कोहल वाला जो बीकर हम लेंगे ना, उससे हम पहले एक पानी का टब नुमा या फिर जो पानी का बड़ा बीकर, उसमें इस वाले बीकर को डुबोएंगे, डायरेक्ट नहीं खौलाएंगे। ठीक है, उसमें डुबो के तब उसको खौलाएंगे। अब इसको तब तक गर्म करेंगे तब तक अल्कोहल उबलने ना लगे। पत्ते के कलर का क्या होता है, सोल्यूशन का कलर क्या होता है, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अब उस पत्ती को कुछ देर के लिए आयोडीन के पतले घोल में डुबोएंगे। जो पत्ती हम निकालेंगे अल्कोहल से, जो खोलते अल्कोहल से हम पत्ती निकालेंगे, फिर उसे हम आयोडीन सोल्यूशन में डुबोएंगे। अब उसे कुछ देर बाद पत्ती को बाहर निकाल के आयोडीन को, जो घोल होगा, उसको हम साफ कर लेंगे। उसके बाद हम पत्ती के रंग को ऑब्जर्व करेंगे। और शुरुआत में जो हमने ट्रेसिंग करी थी, याद है, अब उससे कंपेयर करेंगे। अब उसका कंक्लूजन क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। उसका कंक्लूजन यह होगा कि आयोडीन सोल्यूशन जब स्टार्च के साथ मिलता है तो वो ब्लू ब्लैक कलर देता है, जो कि एक केमिकल फिनोमेना है, एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, जिससे पता चलता है कि पत्तियों में स्टार्च फॉर्म हो गया था। ठीक है, समझ में आया कि क्लोरोफिल कितना इंपॉर्टेंट होता है। मतलब जहाँ जहाँ ग्रीन ग्रीन पैचेस रहे होंगे वहाँ पे उसने ब्लू ब्लैक कलर दे दिया होगा, मतलब कि क्लोरोफिल। इसमें बेसिकली क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंस में इस एक्टिविटी के थ्रू बताने की कोशिश किया जा रहा है कि क्लोरोफिल कितना इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। जो होना है यही होना है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। चलो जी नेक्स्ट बात करते हैं कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, कैसे लेते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने 9th में हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जो कि एक छोटे छोटे छेद होते हैं जो कि पत्तियों के सरफेस पे मौजूद होते हैं। पत्तियों के सरफेस पे मौजूद होते हैं। इन छोटे छोटे छेदों से बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैसियस एक्सचेंज होता है फोटोसिंथेसिस की वजह से या फोटोसिंथेसिस के उद्देश्य से। अब स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा बेसिकली एक फाटक नुमा, एक फाटक बोल सकते हो, जिससे CO2 को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, CO2 को ग्रहण किया जाता है बेसिकली। स्टोमेटा के मेनली 2 वर्क होते हैं। कौन कौन से? स्टोमेटा के मेनली 2 फंक्शंस होते हैं, जिससे हम बताते हैं। हाँ, तो स्टोमेटा के मेनली 2 वर्क होते हैं। इसमें पहला है बहुत ज़रूरी, इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा होता है ट्रांसपिरेशन, जिसमें एक्सेस ऑफ वाटर लॉस होता है। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली यह है कि गैसियस एक्सचेंज क्या होता है कि स्टेम्स, रूट्स और लीव्स में भी होता है। ठीक है, मतलब इतना गैसियस एक्सचेंज से स्टोमेटा हमेशा खुला ही रहेगा, तो एक्सेस लॉस ऑफ वाटर हो जाता है। इसलिए प्लांट्स को जब फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत नहीं होती है तो इसे बंद करके रखते हैं।
ये जो छेद है, मतलब जो कि एक फाटक है, इसको मान लो मेहमान नहीं आया, मान लो फोटोसिंथेसिस के लिए मेहमान चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी ज़रूरत नहीं है तो फाटक बंद रखेंगे। ठीक है, इसका खुलना या बंद होना गार्ड सेल्स के हाथ में होता है। ये स्टोमेटा के अगल बगल में होते हैं, दरबारी कह सकते हैं बेसिकली, कि फाटक को यही खोलते हैं और यही बंद करते हैं, मतलब इन्हीं से इन्फ्लुएंस होता है वो। ठीक है, जब इन गार्ड सेल्स में पानी, अब बात करते हैं ना कि स्टोमेटा के खुलना और बंद होना कब होता है, तो जब इन गार्ड सेल्स में पानी घुसता है तो वो फूल जाती हैं। ठीक है, जब गार्ड सेल्स में पानी घुसता है तो वो फूल जाती हैं किसी भी कारण से। ठीक है, तो स्टोमेटल पोर खुल जाती हैं ताकि पानी बाहर निकल जाए। इसी तरह जब पानी निकलने की वजह से गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, मतलब एकदम शुष्क हो जाते हैं, तो स्टोमेटल पोर बंद हो जाता है। ये चीज़ समझ में आ गई आप लोग को कि स्टोमेटल पोर कब खुलता है कब बंद होता है। ठीक है, समझ गए? हाँ, अब हम एक और एक्टिविटी करेंगे जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। एक्टिविटी नंबर 2। अब इस एक्टिविटी से हमें क्या मालूम पड़ेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्या ज़रूरत है। हमने कार्बन डाइऑक्साइड को पढ़ा कि कितनी ज़रूरत है, अब उसकी कितनी ज़रूरत है, उसकी इम्पोर्टेंस को जानने के लिए हमें ये एक्टिविटी करने वाला है। ठीक है, तो 2 हेल्दी पॉट्स वाले, मतलब जो 2 पेड़ लगाए जो हेल्दी हों, ठीक है, उनको हम जो सेम ही लगभग शेप एंड साइज को, उन्हें हम अपने प्रैक्टिकल में शामिल करेंगे और उन्हें सेपरेटली रख देंगे। अब इन्हें 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रख देंगे और अब प्रत्येक पौधे को ना सेपरेट ग्लास प्लेट में रख देंगे। अब इनमें से हर एक के पास, ठीक है, हर एक के पास, नहीं, हर एक के पास नहीं, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, हर एक के पास नहीं। ठीक है, इसमें से क्या करेंगे कि जो जब दोनों को हम सेपरेट रखेंगे तो इसमें से हम क्या करेंगे, एक के पास जो होता है वो जिससे घड़ी बनती है ना, घड़ी, जो ग्लास जिससे घड़ी बनती है, उस ग्लास के बने हुए बेसिकली प्लेट कह सकते हैं या फिर बर्तन कह सकते हैं, उसमें हम KOH विच इज़ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वो रख देंगे। ये क्यों रखेंगे? बेसिकली KOH क्या होता है, ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसलिए हम इसको रखेंगे। और अब हम इन दोनों पौधों को, जो हम फिगर नीचे दिखा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, बेल जार से कवर कर देंगे। हालांकि वो बेल शेप्ड में जार होता है, उससे हम इसको कवर कर देंगे। और जार के जो निचला पार्ट होता है, मतलब उसको एकदम सील करना है हमें वैसलीन की सहायता से। विद द हेल्प ऑफ वैसलीन हम उसे अच्छे से सील कर देंगे ताकि ये एयर प्रूफ बन जाए। एयर में तो CO2 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको हम एब्जॉर्ब करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको धूप में रखेंगे। ये सब करने के बाद इसे हम धूप में रखेंगे। अब इन दोनों पौधे में से हर एक में से एक एक पत्ती को तोड़ लेंगे। एक एक पत्ती काफ़ी है हमारे प्रैक्टिकल को कंक्लूड करने के लिए। ठीक है, अब हम इसमें स्टार्च की अवेलेबिलिटी चेक करेंगे। देखो, जाहिर सी बात है, CO2 मिला होगा तो CO2 मिलेगा तो भैया वो पक्का है फोटोसिंथेसिस कर ही लेगा और स्टार्च बना लेगा। अब हम इसको अच्छे से अब्जॉर्ब करेंगे, फिर कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन पे आने के पहले मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, कमेंट्स में इसका आंसर मुझे देना। क्या दोनों पत्तियाँ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च दिखाएंगी, और अगर नहीं तो क्यों? अब इसका जो कंक्लूजन है ना, मैं नहीं बताऊंगा। अब समझ जाना कि अब इसका जो कंक्लूजन है ये तुम लोग बताओगे कमेंट्स में। बाकी अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में खुद ही बता दूंगा क्या कंक्लूजन है इसका। ऊपर के दोनों एक्टिविटीज़ जो हमने परफॉर्म की हैं, क्या हम उसके बेस पे यह कह सकते हैं कि दोनों में सनलाइट की ज़रूरत होती है? सनलाइट की भी तो ज़रूरत है, बिना सनलाइट के तो कुछ होगा ही नहीं सर। ठीक है, तो अब हमने तो इस बारे में बात कर ली है कि ऑटोट्रॉप्स कैसे अपनी एनर्जी की आपूर्ति रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करते हैं, लेकिन
उन्हें अपने डेवलपमेंट के लिए ना और रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, जो कि आपको स्लाइड में दिख रही होगी। मैं उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। फोटोसिंथेसिस में जो पानी यूज़ होता है, तो टेरेस्ट्रियल प्लांट मतलब जो ज़मीनी पौधे होते हैं वो तो पानी द्वारा रूट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पानी वहाँ से उनको टकअप वो पानी वहाँ से वो टकअप कर लेते हैं, ठीक है। रूट से पानी को एब्जॉर्ब करके पत्तियों तक, स्टेम्स के थ्रू पत्तियों तक पहुँचाते हैं, ठीक है। अदर मटेरियल्स क्या क्या हैं जो हमें बाहर से चाहिए होते हैं? वो होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम। ये भी मिट्टी से ही लिया जाता है, ठीक है। इसे प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें एसेंशियल है नाइट्रोजन। यह एक एसेंशियल एलिमेंट होता है जो प्रोटीन को बनाने में सहायता करता है और अदर कंपाउंड्स भी इसी से बनाए जाते हैं, जो कि प्लांट्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरत होती है। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नाइट्रोजन क्यों एसेंशियल होता है, जो किस लिए होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अब इसको दिमाग में हमेशा बिठाना, ये क्वेश्चन आएगा कि एसेंशियल नाइट्रोजन क्यों होता है प्लांट्स के लिए, ऐसा क्या है इसमें? तो भैया इसमें यही है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम आएगा और अदर इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स को बनाने में भी नाइट्रोजन की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। और जो नाइट्रोजन है ना, वो डायरेक्ट नहीं लेगा पौधा, उसे वो इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स के फॉर्म में टेकअप करेगा। डायरेक्ट नहीं लेगा, वो उसे इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एज ए इनऑर्गेनिक नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेगा। या तो एक और तरीका है, या तो इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में लेगा। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से बैक्टीरिया की हेल्प से बनाया जाता है, ठीक है। मतलब यह है ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में भी ले सकता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से बैक्टीरिया की हेल्प से बनाया जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आज हमने सीखा फोटोसिंथेसिस, हमने सीखा ऑटोट्रॉप्स के बारे में, हमने सीखा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। हमने 2 एक्टिविटीज़ भी करी। हमने स्टोमेटा जाना, हमने क्लोरोफिल जाना, हमने क्लोरोप्लास्ट जाना, सबके वर्क्स जाने, रॉ मटेरियल्स के बारे में जाना, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस के लिए मैं क्वेश्चन रखता हूँ आपसे, बताना मुझे कमेंट्स में, क्वेश्चन बताना मुझे कि फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल क्या क्या है और इसका एंड प्रोडक्ट क्या क्या है। रॉ मटेरियल क्या है और एंड प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। चलो ठीक है। हालांकि मैंने इसको दिखा दिया ऑलरेडी, मैंने बता दिया है इसको, बस इसको मैं चाहता हूँ कि आप लोग एज अ होमवर्क या फिर एज अ मेमोरी के रूप में मुझे आप बता देना। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है। ये तो हो गए पौधों के बारे में बात, अब होगी हमारे बारे में बात। तो नेक्स्ट हम हीटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में ज्ञान देंगे आप लोग को। आई होप मज़ा आया होगा तुम लोगों को। और जो भी कमी रहा करे यार बता दिया करो, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, ठीक है। सब अपने ही हैं, ठीक है। बस मैं बायोलॉजी मेरी शुरू से ही बेहद पसंद सब्जेक्ट रहा है और मैं इसे आसानी से बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं उसमें कितना कामयाब हुआ हूँ या आप ही लोग मुझे बता पाओगे। तो बस हाँ यार, थोड़ा लेट हो गया बट क्या करें, यही पीपीटी को तैयार करने में थोड़ा टाइम लग गया, फ़ोन से ही सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।